चौथे शनिवार को, जैसे आप लोगों को सबको पता है, हमारी विद्या सीरीज़ का वेबिनार होता है। और ये शनिवार को हमारे साथ एक बहुत जानी मानी हस्ती, जो शायद आप लोग पहचानते हो भी होंगे, उनके पास गए भी होंगे, और वो है डॉक्टर रीपा श्रॉफ। डॉक्टर रीपा श्रॉफ वो असिस्टेंट हेड ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक सैफी हॉस्पिटल में है। She is also a certified sensory integration therapist by the University of Southern California. And Reepa has done her masters. उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री ऑक्यूपेशनल थेरेपी में लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज में से ली है। और वो बहुत सारी प्रैक्टिसेस टेक्निक्स को प्रैक्टिस करती है, और जिन्हों से हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। और उनकी जो प्रैक्टिस है वो 21 साल से वो प्रैक्टिस कर रही है, और इस प्रैक्टिस के दरमियान उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में किए हैं, और बहुत सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं, और बहुत सारी इश्यूज़ को उन्होंने एड्रेस किया है, जैसे कि डेवलपमेंटल इशू, डिसेबिलिटीज़, ADHD, ऑटिज़म, हैंड राइटिंग स्किल्स वगैरह। और हैंड राइटिंग स्किल्स स्पेशली बहुत सारे नामचीन स्कूल्सों में मुंबई में उन्होंने ये कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं। एंड यस, दिस इज़ वॉट इज़ हर पैशन। और इसी पैशन के साथ आज हमें डॉक्टर रीपा अपने को बहुत सारी ज़्यादा जानकारी देंगे कि हम हमारे बच्चों को इन थेरेपीज़ के लिए किस तरह से तैयार करें और आगे ले जाएं। वेलकम रीपा, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वी कनेक्ट फाउंडेशन में। और हमारे पेरेंट्स बहुत ही उत्सुकता से आपकी राह देख रहे हैं कि आप क्या आपको जानकारी देने वाले हैं। आप सबको मेरा नमस्ते है एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फातिमा, आपने इतना मेरा इंट्रोडक्शन किया। आप सब लोग डिफरेंट थेरेपीज के लिए कहीं ना कहीं आप जाते हैं। अभी ये थेरेपीज बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, और आज इनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने देखा होगा कि आपके जो बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई आप फीचर्स देखते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में आपको क्या फीचर्स बच्चों में हो सकते हैं और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। आपने ऐसे जरूरी नहीं है कि सब बच्चे को सब फीचर्स हो, सब सिम्टम्स हो, पर आप में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपको मैं जब बता रही होगी तभी आपको रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं हाँ अपने अपने बच्चों में कुछ देखा है। अब देखते हो कि बच्चा हमेशा, कोई बच्चे जो होते हैं वो एकदम हाइपर एक्टिव होते हैं, वो यहाँ वहां भागते रहते हैं, तो उसके वजह से वो जो फोकस नहीं करते हैं। जब भी वो स्पीच थेरेपी में जाते हैं, जब भी कहीं कोई ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो मेन जो कंप्लेन होती है कि बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है। फिर आपने ऐसे भी देखा होगा कि कोई बच्चे जो होते हैं वो उनका अक्षर होता है वो बराबर नहीं होता है। ओके, अभी ये उसका कारण क्या है कि जब भी बच्चा बॉर्न हुआ तभी कहीं ब्रेन में डैमेज हो गया, कभी कान के जो जो स्ट्रक्चर्स है उसमें डैमेज हो गया, तो उसके वजह से थोड़े फीचर्स आप अपने बच्चों में देखते हैं। अब ऐसे भी देखा है कि जो बच्चे का जो माइलस्टोन्स है, जैसे उठना है, बैठना है, चलना है, वो काफी डिले हो जाता है, और जो टाइम पे होना चाहिए था वो नहीं होता है। किन किन बच्चों में आपने देखा होगा कि जो जो उनको बैलेंस करना है तो वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और ये जो मेजर थिंग जो बोलते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो दूसरी यहाँ जाता है, स्पीच थेरेपी में जाता है, स्कूल में होता है, वो फोकस नहीं कर पाता है, उसका उस पर ध्यान ही नहीं रहता है। अभी ध्यान के लिए दो चीज जरूरी है। एक तो सबसे पहले जो आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो समझना जरूरी है। आप कोई लेक्चर में जाओ और वहां आपका जो लैंग्वेज जो बता रहे हैं संस्कृत में बता रहे हैं, आपको संस्कृत समझ में नहीं आ रही है,
तो आप क्या करोगे? आप बड़े हो, अडल्ट हो, तो आप एक जगह पे बैठोगे और फिर लगेगा, फिर थोड़ा टाइम होगा तो आप अपने मोबाइल में देखोगे, फिर आगे पीछे देखोगे। अभी छोटे बच्चे होते, उनको समझ में नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे? वो ध्यान नहीं देंगे, यहाँ वहां भागते रहेंगे। तो एक रीजन वो होता है कि उनको जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि वो इनिशियली वो समझ में नहीं आता है। ओके। दूसरा कारण ये होता है कि जो सेंसरी इंटीग्रेशन में जिस बारे में बात करने वाली हूँ आगे, उसके वजह से भी वो फोकस नहीं कर पाते हैं। सो हमारा काम है कि क्या प्रॉब्लम है उसको बराबर से समझे और अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रीटमेंट दें। अभी आजकल के बच्चे 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, तो उनको उनके हाथ में मोबाइल आ जाता है। अभी दूसरे बच्चे भी है, उनका है ना, आज ऐसा देखा गया है कि स्पीच का जो पार्ट है वो बहुत, जो बोलना है, नॉर्मली बच्चे 1.5 साल में, 2 साल में बोलते हैं या 2.5-3 साल में बोलते हैं, पर वो इतना वो स्क्रीन टाइम पे टीवी देखना या मोबाइल पे देखना इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि उनको फिर दूसरों के साथ, किसी और के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं होता है। उनका जो बेस्ट फ्रेंड है मोबाइल हो जाता है। बच्चा थोड़ा रो रहा है तो मोबाइल दे देते हैं, मम्मी थोड़ी काम में बिजी है या पापा काम में बिजी है तो मोबाइल दे दे के चलो बच्चा एक जगह पे तो बैठेगा। तो उसका जो माइलस्टोन है, बैठना है, दूसरे खिलौनों के साथ खेलना है, दूसरों लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, वो टाइम बहुत कम हो जाता है और उसकी वजह से वो बोलने में उसका लेट हो जाता है। तो जो मेरा हो सके तो ये 3 साल तक तो कोई बच्चे को मोबाइल ही नहीं देना चाहिए, और बाद में भी एकदम 10 मिनट या 5 मिनट थोड़ा बहुत टाइम दे दिया या कुछ आप एक्टिविटी करवा रहे हो तो वो टाइम के लिए ही आप मोबाइल दो। फिर कभी ऐसा होता है कि उनको जो परसेप्शन होते हैं, परसेप्शन मतलब क्या हुआ कि अभी एक टेबल पे 10 चीजें रखी है, तो वो 10 चीज में से सपोजली हमको एक पानी का बॉटल चाहिए, तो बच्चे वो 10 चीजों में से वो पानी का बॉटल उठा के आपको दे सके, या कोई पर्टिकुलर पैटर्न में आप उसको कुछ सिखाओ और वो पर्टिकुलर पैटर्न करनी है। सो परसेप्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, और कभी कभार ब्रेन में डैमेज होती है तो परसेप्शन नहीं कर पाता है। अभी वो परसेप्शन उसका वो बराबर से नहीं कर पा रहा है तो समझने में भी वो लेट हो जाता है। सो ऐसा होता है कि कभी कभार बच्चों को परसेप्चुअल इश्यूज होते हैं। दूसरा होता है कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब क्या? एक एक कुछ चीज कराओ तो ध्यान दे सके, या ये प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करे। अभी फॉर एग्जांपल कोई चीज ऊपर लगी है तो बच्चे में वो इतना मतलब वो लॉजिकल सेंस होना चाहिए कि हाँ मैं एक टेबल उठा लूं और मैं वो बॉटल ऊपर से मैं नीचे ले सकता हूँ। तो बोल नहीं सके, समझ नहीं सके तो ऑटोमेटिकली जो कॉग्निशन है वो काफी लेट हो जाता है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि उसका जो परसेप्शन कॉग्निशन है वो डिले हो जाता है, और जो मैं प्रोप्रियोसेप्शन और वेस्टिबुलर सेंस के बारे में आपको आगे बताऊंगी। अच्छा, ये सब रीजंस के कारण उनका जो सुनना है, देखने की स्किल्स है, परसीव करने की जो स्किल्स है, बुक्स में से पढ़ना है या राइटिंग करना है, तो वो भी डिले हो जाता है। सो हम सबको मालूम है कि हमारे पास 5 बेसिक सेंसेस है। कौन सी 5 बेसिक सेंस है? एक तो विजन है। विजन मतलब उससे हम देख सकते हैं आजू बाजू क्या चल रहा है, उससे मालूम पड़ता है। दूसरा जो सेंस है वो ऑडिटरी सेंस है, जिससे हमको सुनाई देता है और हम कुछ समझ सकते हैं। तीसरा सेंस है गस्ट्रेटरी और टेस्ट। टेस्ट का सेंस मतलब ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीखा है, उसे मालूम पड़ता है। स्मेल की वजह से हमको मालूम पड़ता है कि हाँ भाई ये अच्छा खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है। और टच की वजह से हमको मालूम पड़ता है कि ये गर्म है, क्या है। तो ये 5 बेसिक सेंस तो सबके लिए बहुत जरूरी है, पर उसके अलावा
और दो बेसिक सेंस बहुत जरूरी है, जो है सेंस ऑफ मूवमेंट और वेस्टिबुलर सेंस और सेंस ऑफ जॉइंट अवेयरनेस। अभी आप ये पिक्चर में मतलब स्क्रीन में देख रहे हो, ये बच्चा आराम से झूल रहा है। तो वो कैसे झूल रहा है? क्योंकि जो सेंस ऑफ मूवमेंट है वो अच्छी है, तो वो इसके वजह से वो झूले पर से गिर नहीं रहा है। सेंस ऑफ जॉइंट अवेयरनेस है, ओके, तो उससे जॉइंट अवेयरनेस मतलब क्या? अभी मैंने मेरी आंख बंद है, ओके, और मेरा हाथ जो है वो ऊपर है। अभी मैंने हाथ नीचे रखा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर मुझे वो समझ में आ रहा है कि मेरा हाथ ऊपर है या नीचे है। तो वो सेंस ऑफ जॉइंट अवेयरनेस होता है। तो उससे बॉडी की पोजीशन स्पेस में कैसे है, ऊपर है नीचे है, वो समझ में आता है। तो उसकी वजह से वो रेल को बराबर से पकड़ पा रहा है और एकदम कंफर्टेबली वो झूल सकता है। अच्छा, यह दृश्य क्या है? ये आपने डेफिनेटली देखा होगा कि 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे है, तभी सब स्टेट्स के सोल्जर्स मार्च पास करते हैं न्यू दिल्ली में। उनका जो हाथ और पैर का जो कोऑर्डिनेशन होता है एकदम परफेक्ट होता है, कहीं भी इधर उधर नहीं होता है। वैसे ही हमारे जो ये पांच सेंसेस जो मैं बात कर रही हूँ, वो भी कोऑर्डिनेशन में होना जरूरी है। अभी आप ये देख रहे हो पिक्चर में कि वो बच्चा आराम से स्विंग कर रहा है, गिर नहीं रहा है। कैसे नहीं गिर रहा है? क्योंकि ये जो विजन की सेंस है, तो उससे उसको मालूम पड़ रहा है कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है। जो ऑडिटरी सेंस है उससे मालूम पड़ रहा है, उसको सुनाई दे रहा है, तो उसको मालूम पड़ रहा है कोई पीछे से आ रहा है या कोई आगे से आ रहा है, कोई कहाँ से आवाज आ रही है। फिर ये जॉइंट अवेयरनेस सेंस और टच के सेंस की वजह से वो आराम से रेल को पकड़ पा रहा है। और ये जो सेंस ऑफ मूवमेंट है वो उसको बैलेंस करने में, उसका जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये सब सेंसेस को काम करना जरूरी है। अभी ये सेंसेस काम नहीं करेगी तो अपने ब्रेन में ट्रैफिक जाम हो जाता है। और तो ट्रैफिक जाम होता है तो जो सिग्नल्स जो पहुंचने होते हैं ब्रेन पे वो नहीं पहुंचते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है? उसकी वजह से आपको जो भी बच्चे को जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसको बच्चे को समझ में नहीं आ रही है। आप उसको कुछ बता रहे हो, आज ही उसको आप, बहुत सारे मम्मी आते हैं और बोलते हैं कि मैंने उसको 4 दिन से सर्कल स्क्वायर सिखा रही, पर उसको याद ही नहीं रहता है। तो उसको वो चीजें याद नहीं रहती है कि बार बार आप बता रहे हो तो भी उसको याद नहीं रहता है। फिर जब सेंस ऑफ मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है? आप ऐसे बहुत सारे अपने बच्चे होंगे, देखे होंगे, जो कॉन्स्टेंटली भागते रहते हैं, यहाँ भागेंगे वहां भागेंगे। कोई कोई बच्चों का बैलेंस नहीं रहता है। कोई बच्चों को वो भी नहीं मालूम होता है कि मैं ऊपर है नीचे है, कि उनको कहीं कोई डायरेक्शन में कि चलो बेडरूम से बाथरूम जाना है, कि कहीं थोड़ी बड़ी जगह होती है, तो वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। और कभी उनको जो पढ़ना है, पढ़ने के लिए जो फोकस करना है, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो जब सेंस ऑफ मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है तभी ये चीजें होती है। और जरूरी नहीं है कि यही हो, और भी कुछ हो सकता है। फिर आता है कि जॉइंट अवेयरनेस, उसमें प्रॉब्लम होता है। तो आपने बहुत सारे देखे होंगे कि बच्चा ऐसे रॉक करता रहता है, बैठा है और ऐसे 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 कर रहा है। आपको लग रहा है भाई मैं बता रही हूँ, वो सुन ही नहीं रहा है। कभी कभार आपने बच्चे को देखा होगा कि वो जंप भी करता रहता है, बेड पे जंप करो, जमीन पे हो, वो जंप करता रहता है। कोई बच्चा ऐसे भी होता है कि जो भी चीज उसको दो तो बार बार गिर जाती है या वो खुद गिर जाता है। सो ऐसे होता है। सो अभी इन कारणों के वजह से उनको जो फोकस करना है, उनको जो ध्यान देना है, वो नहीं दे पाते हैं। तो क्या होता है? तो जब जब बहुत सारे ऐसे आपने सुना होगा कि सेंसर इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सब नहीं होता है, तो एक तो फोकस नहीं कर पाते हैं। आप उनको कुछ पूछो तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। अभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आप उसको कुछ सिखा रहे हो, वो ही इंफॉर्मेशन
किसी और में होता है तो उसको समझ में नहीं आता है। जैसे कि आपने सपोज बच्चे को सिखाया लाल रंग, तो लाल जो रंग है उसको मालूम है कि लाल रंग का सेब है, पर वो ही लाल रंग उसने टी शर्ट पहना होगा या वो ही लाल रंग की कवर होगा, तो वो उसको समझ में नहीं आता है। ओके, आपने ऐसे भी बच्चे देखे होंगे जो भागते दौड़ते रहते हैं, पर वो टाइप के भी बच्चे होते हैं जो उनको कोई एक्टिविटी ही नहीं करनी है, उनको एक ही जगह पे बैठना है। तो ये सब है वो सेंसरी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, ऐसे भी बच्चे देखे हैं 3 साल के 4 साल के बच्चे बिना कोई रीजन के एक दूसरे को मारते रहते हैं। क्यों मारते हैं? एक तो सेंसरी इंटीग्रेशन का इश्यू होता है, दूसरा वो होता है कि वो बोलना चाहते हैं, वो समझना कोई उनकी बात समझ नहीं सकता है, तो उसके वजह से वो एक दूसरे को मारते हैं। सो ये सब के कारण क्या हो जाता है, इधर बच्चा एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है या इम्पल्सिव हो जाता है। इम्पल्सिव मतलब क्या, उसको पेशेंस नहीं रहती है, उसको ये एक एक्टिविटी उसने किया, थोड़ा बहुत नहीं किया, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरी एक्टिविटी पे गया, दूसरा किया, वो भी छोड़ दिया, और वो जो करना है, जो समझना है, वो नहीं कर पाता है। या ऐसे भी बच्चे जो होते हैं कि एकदम डिप्रेस हो जाता है, एक जगह पे बैठते हैं, तो ओवरऑल क्या अफेक्ट होता है, उसका जो प्ले होता है, वो बच्चे का खेलना है, वो अफेक्ट हो जाता है, किसी के साथ इंटरेक्शन करना होता है, वो अफेक्ट हो जाता है, या और ओवरऑल वो एकेडमिक्स में वो पीछे रहता है। सो हमारा काम क्या है, अभी जैसे बड़े का काम क्या होता है, कोई जो बड़े होते हैं वो कोई कारपेंटर होते हैं, कोई फिशरमैन होते हैं, कोई डॉक्टर्स होते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं। बच्चे के लिए क्या काम होता है, बच्चे का ऑक्यूपेशन क्या होता है? बच्चे का ऑक्यूपेशन वो होता है कि खुद का ख्याल रखे। दूसरा है कि उसका वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क मतलब उसका खेलना, पढ़ाई करना, दूसरों लोगों के मिलना, वो उसका ऑक्यूपेशन होता है। तो हमारा काम क्या है, हमको ओवरऑल बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाना है, उसको इंडिपेंडेंट करना है। इंडिपेंडेंट ऐसे नहीं कि सिर्फ फिजिकली इंडिपेंडेंट, कि वो शक्ति या ताकत से इंडिपेंडेंट करना नहीं है, उनको मेंटली भी इंडिपेंडेंट करना, उनको दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना, कैसे रहना, उसके लिए इंडिपेंडेंट करना है, और ओवरऑल हमको बच्चे में डेवलपमेंट लाना है। अच्छा, आपने बहुत सुना होगा कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। अभी मैं आपको जो आगे की स्लाइड्स दिखाऊंगी उसमें क्या सेंसरी इंटीग्रेशन में कैसे हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, मैं वो आपको बताऊंगी। पर मेन जो होती है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जो होती है, वो चाइल्ड गाइडेड थेरेपी होती है। चाइल्ड गाइडेड थेरेपी मतलब बच्चा डायरेक्टर है, मूवी का डायरेक्टर है, मतलब हम उसको पहले स्टार्टिंग में दिखाएंगे कि भाई ये इक्विपमेंट्स है, फिर बच्चा चाहेगा कि भाई मुझे ये एक्टिविटी करना है, कि ये करना है। ओके, पर कभी कभार क्या होता है कि बच्चा सपोज ट्रैम्पोलिन में जंप कर रहा है, तो इतना जंप करेगा कि वो एकदम ओवर एक्साइटेड हो जाता है, उसको मालूम नहीं पड़ता है कि भाई मुझे स्टॉप करना है कि नहीं करना है। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, मूवी के स्क्रिप्ट, हम उसको गाइड करेंगे कि भाई इधर से अभी और दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट हो, कि उसको ये एक्टिविटी है, वो हमारा काम है। ये जो है ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो सैफी हॉस्पिटल का पीडियाट्रिक रूम है, जहाँ हम जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ ये स्विंग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्विंग्स होती है, उसका जो प्रोप्रोसेप्शन और ताकत बढ़ाने के लिए सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेडर्स होते हैं, बॉल पुल्स होते हैं, तो वो होता है। दूसरा ये दूसरा सेक्शन है जहाँ हम ट्रैम्पोलिन, इक्विलिब्रियम बोर्ड और रखते हैं, और ये सब इक्विपमेंट्स हम बच्चे के लिए यूज कर सके कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अच्छा, अभी जैसे मैं बताती हूँ, ये जो थेरेपी होती है वो प्ले में होती है, मतलब बच्चा खेल खेल के सीखे। मुझे उसकी ताकत बढ़ानी, उसका बैलेंस बढ़ाना है, तो हम ऐसे नहीं है कि प्रॉपर एक्सरसाइज ऐसे दे दे कि भाई ये 5 बार करो या ये 10 बार करो। हम उसको सपोज थेरेपी बॉल पे डाला है,
तो थेरेपी बॉल पे हम उसको दूसरी एक्टिविटी देंगे और साथ में उसको बैलेंस करने को सिखाएंगे। बच्चे का मुझे पोस्चर इम्प्रूव करना है तो हम वो अगेन वो खेल खेल में ही करवाते हैं। ये लाइक्रा स्विंग है। सो जो लाइक्रा स्विंग है, सो ये जो लाइक्रा स्विंग है, तो वो जो मैंने जैसे प्रोप्रियोसेप्शन है वो और वेस्टिबुलर सेंस को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। फिर बच्चे का बैलेंस इम्प्रूव करना है। जो बच्चे का बैलेंस इम्प्रूव करना है तो हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे का एक एक माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा बैठता है, बहुत सारे बच्चे इमीडिएटली चलने लगते हैं, और जो क्रॉलिंग करना है, ओके, जो 4 हाथ पैर पे क्रॉल करना है वो बहुत ही जरूरी है ओवरऑल, क्योंकि उसके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अच्छा, तो अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थेरेपी है वो ओरोमोटर थेरेपी है, वो स्पीच थेरेपिस्ट भी करवाते हैं। और उसके वजह से क्या होता है, आपने कोई बच्चे देखे हैं कि जो चबा नहीं सकते हैं, कि उनको एकदम सॉफ्ट फूड ही खाना है या एकदम कड़क चीजें खानी है, कड़क ही चीज खानी है। इतना थोड़ा चबाने, ऐसे मम्मी आके बोलती है कि मेरा बेटा इतना चबा रहा है पर उसका उसमें इतनी ताकत ही नहीं है, थोड़ा खाता है और थक जाता है। सो बहुत जरूरी है कि ये जो एरिया है फेस का, वो जो एकदम कोई कोई बच्चे का एकदम हाइपर सेंसिटिव होता है, तो सेंसिटिविटी कम करे, इसके जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग करे। तो टंग जो है वो बराबर से अच्छी तरह से मूव होगी तो स्पीच में क्लैरिटी आ सकती है, और बच्चा जो है वो बराबर से बोल सकता है। तो उसके लिए हम डिफरेंट नुक ब्रश, वाइब्रेटर ब्रश, ऐसे टेक्सचर स्पून्स आती है वो यूज करते हैं। फिर बहुत सारी ओरोमोटर एक्सरसाइजेस देते हैं, और जरूरत पड़े तो हम उनको स्टिमुलेशन भी देते हैं। हम ब्रेन जिम कराते हैं। आपने कोई कोई आपने सुना होगा कि क्या ब्रेन जिम है। तो ब्रेन जिम होती है वो शॉर्ट एक्टिविटीज है, ओके। उसको करने में, खेलने करने में बच्चे को बहुत मजा आता है। और ये जो होती है, देयर आर 26 मूवमेंट्स, ओके। सो जो 26 मूवमेंट्स है वो बच्चे को फोकस करने में, समझने में वो हेल्प करता है। फिर जो ये सब रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग स्किल्स है उसमें हेल्प करता है। साइकोलॉजिकली भी बच्चे को हेल्प करता है। सो ये बच्चों को करने में बहुत मजा आता है। और ऑल्सो कि ये जो है वो हम डिसाइड करेंगे कि भाई बच्चे को कि कौन सी एक्टिविटी देनी चाहिए, कितना देना चाहिए, क्या कराना चाहिए। अच्छा, आजकल अभी बच्चे जो मोस्ट है, इवन द सेशंस जो होते हैं, थेरेपी सेशंस भी ऑनलाइन होते हैं। तो थोड़ा ऑनलाइन स्कूलिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी, और आगे घर पे भी आप क्या क्या बच्चे को करवा सकते हैं वो मैं बताती हूँ। अच्छा, अभी हो सके तो सबसे पहले कि आप कुछ भी बच्चों को समझा रहे हो, आप स्पीच थेरेपिस्ट ने बताया है कि कोई एक्टिविटी घर पे करवाना है, या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट किसी ने भी आपको बताया है, तो एक आपको एक कॉर्नर डिसाइड करना है घर में कि आप उसको वही जगह पे कराओगे। ऐसे नहीं कि आज इधर बिठा दिया, वहां बिठा दिया, तो बच्चे को वो समझ में ही नहीं आता है। और फिर बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो भागता ही रहता है, आपके साथ करता है पर घर पे नहीं करता है। तो उसका एक फिक्स प्लेस होना जरूरी है, ओके। वो कहीं भी घर पे आप कहाँ भी कर सको। दूसरा है कि हो सके तो टेबल, आपके पास टेबल और चेयर हो तो टेबल और चेयर में बच्चे, चेयर पे बच्चे को बिठाए और टेबल पे लैपटॉप यूज कर सके। वो नहीं है तो एक ऐसे छोटा सा राइटिंग बोर्ड आता है, वो राइटिंग बोर्ड आप चेयर पे रख सकते हो। तो उसका क्या, पोस्चर जो है वो बराबर से सीधा मेंटेन होना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे से झुक झुक के करते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसके जो मसल्स है वो टायर हो जाएंगे। वो जितना ध्यान देना है कुछ समझने के लिए वो ध्यान नहीं पाएगा। कभी कभार क्या होता है कि उनके बच्चे छोटे होते हैं हाइट में, तो चेयर पे बैठते हैं पर वो पैर ऐसे ऐसे स्वे करते रहते हैं।
हिलाते रहते हैं। तो आप एक छोटा सा स्टूल रख दो कि उसका जो फीट है, उसका जो पैर है, वो बराबर से कंप्लीटली सपोर्टेड हो। और हाइट एडजस्ट करने के लिए सपोजली आपको लग रहा है कि हाँ भाई हाइट बढ़ाना है, तो आप नीचे थोड़ी बुक्स रख सकते हैं। तो आप ये एक चीज कर सकते हैं। अच्छा, जनरली जो क्लासेस होते हैं वो नॉर्मली हाफ एन आवर या 40 मिनट्स में होते हैं। कोई भी क्लासेस होता है वो कॉन्स्टेंटली तो नहीं होता है, उसमें 10-15 मिनट का बीच में ब्रेक देते हैं। अभी एक बात समझिए कि ये बच्चों को मूवमेंट की जरूरत है, उनको कोई भी बच्चे को मूवमेंट अच्छा लगता है। सो जब भी वो टाइम पीरियड जब ब्रेक हो बच्चे में, ओके, तो उसका थोड़ी आई मूवमेंट लेफ्ट टू राइट, ऊपर नीचे करे। ब्राइटनेस स्क्रीन पे बहुत लग रही है तो उसका ब्राइटनेस कम कर दीजिए। अच्छा, लैपटॉप को ऐसे प्लेस करिए कि बच्चा जो है उसको सामने दीवार, प्लेन दीवार दिखे। ऐसा कुछ ना रखे कि ऐसे लैपटॉप नहीं प्लेस करिए कि भाई रूम में कौन अंदर आया कौन बाहर आया और बच्चा इधर उधर देख रहा है। तो उसको लैपटॉप को भी ऐसे पोजीशन में रखना है कि बच्चा सीधा दीवार को ही देखे और कहीं नहीं देखेंगे, तो वो फोकस कर पाएगा। जब 10 मिनट का ब्रेक हो तभी उनको थोड़ी एक्टिव एक्सरसाइज कर सकते हो लोग। मैंने जैसे बताया मूवमेंट चाहिए, तो थोड़ा उनको जो जंपिंग जैक्स होते हैं वो या जंप करवाना है तो जंप करवा दीजिए, थोड़े वॉल के पुशअप्स करवाइए, थोड़ी नॉर्मल शोल्डर की एक्सरसाइज ऐसे स्ट्रेच करवाइए, सो दैट ये जो मसल्स है वो थक नहीं जाते, क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक जगह पे बैठ के वो टायर हो जाते हैं। या उनको थोड़ा ट्विस्टिंग टर्निंग कराओ या बॉल छोटा दे दो, तो थोड़ा 10 मिनट में उनको रिलैक्स करने देना है, सो दैट कि उन जो नेक्स्ट क्लास है उसमें वो बराबर से फोकस कर सके। अभी हमारा काम है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट करना है। ओके, सो बच्चा 7 साल का हुआ, 8 साल हुआ, तो ये जो एरिया है, खाना है, बटन, उसके बटन खुद के टाई करने हैं, शू लेस करना है, वो सब खुद अपने आप करने के लिए उसको एंकरेज करना है। तो भी वो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हो, तो वो आपको बताएंगे कि आप क्या कर सके कि वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए। जैसे मैंने ऐसे बताया कि कोई बच्चे को परसेप्शन में इश्यूज होता है तो हम उसको परसेप्चुअल एक्टिविटीज देते हैं। अभी चलो लेट्स से कि बच्चा 3 साल का है या 4 साल का है, मैंने एक 1 पीस पजल्स ऐसे सपोजली दिया। अभी क्या हो जाता है तुरंत ही, एज सुन एज पजल दिया, मम्मी तुरंत नहीं नहीं ये गलत है, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा। अरे बच्चों को पहले एक्सप्लोर करने दो, उसको ये शेप कैसा है उसको समझने दो, एनिमल का फिगर कैसा है वो समझने दो, और फिर एक बार वो डालने को सीखे तो फिर आप उसको कुछ आगे की इंफॉर्मेशन दो। 3 बार बच्चे ने देख लिया कि भाई ये पीस मम्मी ने बता दिया कि हाँ ये सर्कल तो इधर ही फिक्स होगा, स्क्वायर इधर ही फिक्स होगा, तो बच्चे तो तीसरी चौथी बार में सीख जाएगा और आपको लगेगा हाँ हाँ भाई मेरे बच्चे को आ रहा है। नहीं, बच्चे को खुद समझने दो, जितना आप समझोगे उतना वो सीखेगा, अपने आप सीखेगा, आप पे कम डिपेंडेंट हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी एक चीज है कि आप उसको सपोजली कुछ शेप सिखा रहे हो या कुछ भी सिखा रहे हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो समझे। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज उसको 10 अल्फाबेट्स या 10 नंबर एक साथ सिखा दिए या 10 वर्ड सिखा लिए एक साथ। पहले वो 4 वर्ड सीखा या 2 शेप सीखा, तो वो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता वो 2 शेप्स ही करने दो उसको, वो बराबर से आ जाने दो, फिर आगे कुछ सिखाओ। सो जैसे वो जितना ज्यादा समझेगा उतना जल्दी वो बोलेगा, तो समझना बहुत जरूरी है तो वो बोल पाएगा। दूसरा कि उसका जो हैंड राइटिंग स्किल्स है, सो ऐसा नहीं है कि सीधा हम अ आ ई लिखे, तो उसके लिए बहुत सारे हम स्टार्टिंग में प्री राइटिंग स्किल्स करते हैं कि बहुत सारी पैटर्न्स और वो सब करवाते हैं, वो करेगा, वो खुद करेगा। और ये जो बच्चे का हाथ पकड़ के लिखवाना वो गलत है। ओके, जैसे कर रहा है उसको करने दो,
फिर वो सीखेगा। नहीं तो एक बार मम्मी उसका हाथ पकड़ पकड़ के सिखाएंगे तो वो फिर 5 साल का भी होगा, 6 साल का भी होगा, तो उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। अभी आप घर पे क्या कर सकते हो? घर पे आपको बच्चे को चलो कुछ सिखाना है, अल्फाबेट है, उसको नंबर सिखाना है कि ऐसा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल चौक लेके आइए, चौक को ग्राउंड पे लिख लीजिए, लिखे, तो उसको बोलो कि भाई लंगड़ी कर करके पे जा। क्या होगा उससे? उसे एक तो वो ध्यान देगा, दूसरा उसको मजा आएगा, नॉर्मल बुक और पेंसिल से तो हम नहीं करवा रहे हैं, तीसरा उसका बैलेंस इम्प्रूव होगा, चौथा कि हाँ भाई मुझे और कुछ सिखाओ, मुझे मजा आ रहा है, तो और वो सीखने के लिए करेगा। और ये बहुत जरूरी है कि चलो थेरेपिस्ट के पास आप गए, हफ्ते में 1 बार गए, 2 बार गए, पर मम्मी को घर पे या पापा को घर पे उसको सिखाना जरूरी है। आप जितना मेहनत करोगे उतना वो बच्चा जल्दी से इम्प्रूव होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हम हैंड राइटिंग के लिए बहुत सारे प्री हैंड राइटिंग स्किल्स करते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स ले सकते हो, कि जैसे कि चलो स्टैंड पे आप लिखो, या आप उसको हवा में लिखो, या आप उसको ऐसे कर सकते हो कि बॉडी के पीछे, चलो लेट्स हम लोग गेम खेलते हैं, मैं आपको पीछे अल्फाबेट लिख रहा हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा है, तो ध्यान देगा उसको। वो जो जब आप डायरेक्टली कुछ चीज आप टच करो तो वो जल्दी सीखेगा। और प्लस आपको आप जो पूछ रहे हो तो उसको वापस उसके लिए वो आपको वो बता पाएगा। फिर आप ऐसे भी गेम्स खेल सकते हो बच्चे के साथ, कि जैसे आपने उस पे बॉल फेंका, आपने उसको पूछा कि अच्छा तुम्हारा फेवरेट जूस क्या है, अगेन हम लोग गेम के हिसाब से खेल रहे हैं, आपने उसको पूछा, उसको वो जवाब देना है। अच्छा मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं, फिर जस्ट मैपिंग, सिर्फ साउंड सुनाई दे रहे हैं, लैंग्वेज अभी तक इतनी समझ में नहीं आ रही है। इशारे करेंगे, बच्चा इशारे करेगा मम्मी ऐसे पानी, और वो मम्मी तुरंत पानी दे दे रही है। आप इतना जल्दी समझ क्यों लेते हो? आप जल्दी समझ रहे हो तो बच्चा बोलने की कोशिश ही नहीं करेगा। आप थोड़ा टाइम लगाओ, उसको बोलने के लिए एंकरेज करो, फिर वो आपको बोलेगा तो वो सीखेगा वर्ड्स। इमीडिएटली वो चीजें हाथ में आ जाती है, तो वैसे नहीं करिए आप। कितना जैसे खेल में या उसको समझने में आप हेल्प करोगे तो उतना वो जल्दी बोल पाएगा। अच्छा, फिर आप ऐसे म्यूजिक का गेम खेल सकते हो कि आपने एक स्लो म्यूजिक डाला और बच्चे को स्लो डांस करना है स्टार्टिंग में, थोड़ा फास्ट म्यूजिक डाला तो फास्ट डांस करना है, तो उसको म्यूजिक सुनाई दे रहा है कि नहीं, स्लो म्यूजिक है तो मुझे स्लो डांस करना है। अच्छा ये इसमें माहिर हो गया तो हम उल्टा करेंगे कि म्यूजिक स्लो रखते हैं पर अभी उसको फास्ट डांस करना है, जब फास्ट म्यूजिक होगा तो स्लो, तो उसको समझना पड़ेगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा, तो आप वो करवा सकते हो उसको घर पे। फिर जैसे थोड़े बड़े बच्चे हुए, 9 साल के हुए, 10 साल के हुए, अभी वो समझ रहे, ध्यान दे रहे हैं, तो आप उसको ऐसे एक्टिविटीज करवा सकते हो, जैसे कि आपने एक बड़ा सा पेपर दिया और बोला कि भाई जो सन है वो आपको मिडल में ड्रॉ करना है, आपको जो ये हाउस है वो राइट कॉर्नर में ड्रॉ करना है। तो उससे क्या होगा कि बच्चे को एक तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम उसको पोजीशन समझ में आएगी, सुनेगा, ध्यान देगा। तो ऐसी आप एक्टिविटीज कर सकते हो। वैसे आप वर्ड्स के साथ एक्टिविटीज कर सकते हो कि भाई जो बिल्ली है वो मिडिल में लिखो, हाथी है तो लेफ्ट कॉर्नर में लिखो। तो आप खुद थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, आप खुद थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट वे सोचो कि मैं क्या नया करूं और बच्चा ध्यान दे और जल्दी सीखे। अच्छा, अब सब थेरेपीज कराओ, सब कुछ कराओ, पर बहुत जरूरी है कि आपको अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस लाना है। तो आप कॉन्फिडेंस कैसे लाओगे? उसको पूरे दिन में आप ऐसे कॉन्स्टेंटली नैग करोगे, भाई तुम ये बराबर नहीं कर रहे हो, वो बराबर नहीं कर रहे हो, तो बच्चा नहीं सुनने वाला है। आप पूरे दिन में आप उसको 3 to 4 थिंग्स अच्छी तरह से आप
आप बोल सकते हो कि आज तो तुमने बहुत मेहनत से काम किया, अरे अच्छा ड्राइंग कितना फाइन किया, आज तो तुमने मुझे proud कर दिया। आप थोड़े उसको अच्छे शब्द बोलोगे, अच्छे वर्ड बोलोगे, तो क्या होगा, बच्चे को तो अच्छा लगेगा। एज अ एडल्ट ऑल्सो, मैं बड़ी हूँ तो मुझे भी कोई प्रेस करेगा भाई तो अच्छा लगेगा। तो सेम वे बच्चे को भी आप प्रेस करोगे तो अच्छा करेगा, अच्छा करेगा तो आपके साथ वो कॉपरेट करेगा, कॉपरेट करेगा तो आपको आसानी होगा कि भाई उसको मैं इजीली उसको एक्टिविटीज सब जो मुझे करवाना है मैं वो करवा सकती हूँ, करवा सकती हूँ। सो बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी ये जो सोट सब ट्रीटमेंट है, ओके, सो ये लंबी चलती है, इतना ऐसे नहीं है कि आज किया और सब आ गया, ऐसे नहीं होता है, लंबा होता है। सो हम बच्चे को क्या होता है कि हफ्ते में हम एक बार दो बार बुलाते हैं, बाकी के टाइम पेरेंट्स को मम्मी एज वेल एज पापा को वो जो भी स्पीच थेरेपिस्ट ने बोला या थेरेपिस्ट ने बोला वो घर पे करवाना जरूरी है, कराओगे तो जल्दी बच्चा सीखेगा। और एक चीज जरूरी है कि ये सिर्फ मम्मी की ड्यूटी नहीं है और बच्चे को करवाना है, पापा भी इक्वली पूरे दिन में पापा भले काम करे पर लास्ट 15 मिनट आधा घंटा अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। आप उसमें खेलो कुछ ना करो और उसके साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। और जब आप करोगे तो आपको क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि आपका बच्चा क्या कर सकता है, ओके। आपको वो मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई उसको ये आता है और ये नहीं आता है। आप बच्चे के साथ गेम खेलोगे तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, आप उसको प्रेस करोगे तो वो आपको और कोऑपरेट करेगा। सो अपने बच्चों को बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को हाँ प्रॉब्लम है वो एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करोगे तो सब आसानी से काम होता है। और जब भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप कभी भी प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। अच्छा, ये सब करने से क्या होता है, ओके, सबसे पहले कि उसका जो फोकस है वो इम्प्रूव हो जाएगा, उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है या जो जरा भी एक्टिव नहीं है एक जगह पे बैठता है वो बराबर हो जाएगा, उसका बिहेवियर बराबर हो जाएगा, वो ओवरऑल पढ़ाई करने में, दूसरों लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, बोलने में, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि हाँ, हियरिंग का प्रॉब्लम है तो है, एक्सेप्ट कर लो। और आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे, जितना उस पर वर्क करोगे और हम सब एक मिल के काम करेंगे तो आप डेफिनेटली आप अपने बच्चों में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। I just conclude this seminar and मैं बहुत ही थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सब लोग का कि आपने ये बराबर से ध्यान से सुना। दूसरा, मैं वी फाउंडेशन, डॉक्टर फातिमा जगमग, डॉक्टर वशिष्ठ दाबू को भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपको ये इसके लिए बता सकूं। और आप भी, आपको कभी भी कहीं कोई हेल्प चाहिए तो आप हमेशा हमको कांटेक्ट कर सकते हो। आई वुड से इट वॉज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, बहुत सारी जानकारी मिली हमें और इतनी सरलता से आपने समझाया। आई थिंक ये बहुत ही पेरेंट्स के लिए मूल्यवान रहेगी। तो अब पेरेंट्स प्लीज़ चैट बॉक्स में अपने प्रश्न चैट टाइप कीजिए। मैम, मेरी लड़की अभी 19 साल की है, पर जिस तरह से आपने जो जो क्राइटेरिया बताया है तो मेरी लड़की वही सेंसिटिव जो सेंसरी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं उस टाइम फिट बैठती थी। अभी भी उसे थोड़ा टेंशन का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। तो इतने बड़े बच्चे के लिए क्या करना चाहिए और अभी भी उसके लिए थेरेपी हो सकती है क्या? अच्छा, अभी इन बच्चों के लिए थेरेपी हो सकती है, एक बात बराबर है। और जो ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए, तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो प्रॉपर बराबर से बच्चे को इवेलुएट करना है, क्या तकलीफ हो रही है, क्यों ऐसे उसको वो फोकस नहीं कर पाती है,
तो वो करना, बहुत इवैल्यूएशन बराबर करोगे तभी ही आप बच्चे में हम लोग क्या कर सके उसके लिए बता सकते हैं। अभी सेफी में आ सकते हैं ये कोरोना के पेंडेमिक में? हमारा डिपार्टमेंट लास्ट फरवरी सॉरी अप्रैल मार्च से 2020 से चालू है और एक भी दिन ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं बच्चे, बच्चे आते हैं। ओके, सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम काफी ये जो भी बच्चा आता है उसके बाद सब इक्विपमेंट्स क्लीन होते हैं। मैम मेरा बेटा है 2.8 इयर्स ओल्ड, उसका 1 मंथ हुआ है कॉकलियर इम्प्लांट स्विच ऑन हुए। मैम उसको 1 मंथ हुआ है अभी, और मतलब मेरी थेरेपिस्ट, उसकी थेरेपीज भी चल रही है, बट ही इज नॉट गिविंग मच अटेंशन। उसका अटेंशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, वो इतना अटेंशन दे नहीं पा रहा, सीख रहा है, वो सब कर भी रहा है, पर ना मतलब मैम वो इतना अटेंशन नहीं, फोकस नहीं कर पा रहा है चीजों पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 रीजन होती है कि उसको फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है या कोई सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं। सो वो हमारा काम है कि हम फाइंड आउट करें कि क्यों फोकस नहीं कर पा रहा है। मैम उसको समझ सब आ रहा है, अगर मैं उसको मैचिंग चीजें करवा रही हूँ या ऑब्जेक्ट मैचिंग कुछ भी उसको समझ सब आ रहा है, बट वो मतलब इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता है या अपना फोकस नहीं डालता है उसको समझने तो के लिए। आप जैसे मैंने आपको जैसे बताया कि आप थोड़े क्रिएटिव खा रहे हो, उसको बता रहे हो, यूजुअल पैटर्न को छोड़ के थोड़ा हट के आप सोचो और हट के उसको कुछ करो। जितना आप इंटरेस्टिंग बनाओगे उतना वो इंटरेस्ट लेगा। और जैसे मैंने बताया कि आप कुछ करवा रहे हो तो उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। ऑल राइट मैम, ठीक है। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम जैसे हम लोग नॉर्मल लोग जैसे होते हैं, या हम लोग जैसे कोई पीछे से बोल रहा है, कोई साइड से बोल रहा है, तो 2-3 चीजों पे ध्यान से सुन लेते हैं। लेकिन ये मेरा मतलब लड़का जो है कॉकलियर इम्प्लांट होके लगभग 8 साल हो गया है, तो मैं देखता हूँ कि मतलब सिर्फ एक ही बात पे मतलब अगर सुन रहा है, ध्यान दे रहा है, तो एक ही बात पे, जैसे टीवी चल रहा है तो खाली टीवी देख रहा है, हम लोग बुलाएंगे तो इतना ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये इसमें कहाँ पे इसमें फॉल्ट आ रहा है? इस सुनने में गड़बड़ी हो रही है, क्या हो रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है। अमरनाथ जी, ये सब बच्चों का प्रॉब्लम है कि जब टीवी चालू होता है तो उनको कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ नहीं का मालूम होता है। नहीं, अदर कोई भी और भी काम करते समय भी वैसा ही है वो, मतलब ये नहीं हो पाता है कि मतलब दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाता है। आप जैसे मैं बोल रही हूँ जी। कि बच्चे को पहले देखना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है, कि आप साइड में से इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो नहीं समझ में आता है, या पीछे से बता रहे हो तो उसको समझ में नहीं आता है। जब तक हम बच्चा बराबर से नहीं देखे तो ये सब जवाब हम नहीं दे सकते हैं। ओके। और टीवी की तो ऐसा है कि कोई जी। बच्चा और टीवी पे होता है तो कोई आजू बाजू सुनता ही नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। अगला प्रश्न है, मानव भोयार ने पूछा है कि मेरा बेटा 7 साल का है, उसको मुंह में से रार आती है तो क्या करें? मीन्स ही हाँ, ड्रूलिंग है, अंडरस्टूड। द हाई चांसेस है कि उसके जो यहाँ के जो मसल्स है वो काफी वीक हो सकते हैं, तो वो उसको बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। तो ऑटोमेटिकली वो ड्रूलिंग बंद हो जाएगा। जैसे ओरोमोटर थेरेपी है वो हेल्प करेगी। अब अगला प्रश्न है मोक्षा का, हाउ लॉन्ग डू वी कंटिन्यू थेरेपी थ्रू थेरेपिस्ट? So it depends upon, first of all, it depends upon at what level your child is. And see, हमारा तो job है, for any therapist, the main job is that the child is independent in all the aspects, कि सभी में वो independent हो। तो मैं तो वही बोलूंगी कि जब तक वो independent ना हो, जो अपने पे नहीं हो, मतलब सब कुछ अपने आप ना करे, तब तक तो ये थेरेपी चालू होना जरूरी है। Independent means in what sense, ma'am? Independence means understanding the language, or independence means doing the work on everything, instructions? Understanding the language, doing the things on his own, he has to manage everything on his own, including even his self-care, everything on his own. Yeah, my daughter is 5 years old.
and understanding is now like she understand the language, the first language which we have continued with the therapy, English. She understands it better, and like she can do independently her work. So like in this case, how long we should continue? Like And further what we about should work on her speech clarity therapy, or the regular therapy? On what we should focus more at this stage? So I think it is very individual. Okay, so I think the best answer is आप जो therapist के पास जा रहे हो उनको ही पूछिए कि how long it needs to be continued, and it is जब तक मैं बच्चे को ना देखूं तो ये जवाब मैं कैसे बताऊं Yeah. कि आप how long therapy continue करो ना, मुझे एक बार Yeah. बच्चे को देखना तो जरूरी है ना। Yes. Yes. और मेरा तो वो ही एम है कि वो ऑल एस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट हो, सिर्फ Yeah. समझने में नहीं, बोलने में, अपनी चीजें करने में, एकेडमिक्स में, सब लिखने करने में, सब में इंडिपेंडेंट हो, खेलने में इंडिपेंडेंट हो। Yeah. ओके, अगला प्रश्न है, हाउ शुड वी टीच अ चाइल्ड व्हेन अदर चिल्ड्रन आर बॉदरिंग हिम व्हाइल प्लेइंग? Other children are bothering him while playing, but first of all it depends upon how old your child is. 5.5 years. So 5.5 years है, so again दूसरे बच्चे उसको क्यों bother कर रहे हैं? मतलब वो जब खेलता है दूसरे के साथ और कोई बच्चा उसको बोले नहीं ये करना है तो वो वही सुनेगा, उसको वो नहीं पता चलेगा ये गलत है या रॉन्ग है। So उसको चिढ़ाते हैं अब बाकी के बच्चे खेलने वक्त। So सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे को समझाना है, और एज अ पेरेंट आपको समझाना है क्या गलत है और क्या राइट है। दूसरा कि उसको ऐसे तो सिचुएशन आगे भी आएगी कि उसको दूसरे बच्चे कहीं ना कहीं या बड़े कहीं ना कहीं बॉदर करे, तो आपको उस अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसको जिसमें जो भी दिक्कत है उसको बोलना है कि हाँ भाई है, हम उसको उसका क्या सोल्यूशन है उसका, आप एक्चुअली आपको अपने बच्चे के साथ बैठ के उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, थैंक यू मैम। अगला प्रश्न है कि हमारे बच्चों को शांत कैसे करना चाहिए, ये रश्मि ने पूछा है। तो मेरा जो पूरा जो लेक्चर था वो उस पे ही था कि कैसे बच्चे को काम डाउन कर सकते हैं, क्या सकते हैं, पूरा एंटायर थिंग था। एंड अगेन इट इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। जैसे हमारी ये 5 उंगलियां सेम नहीं होती है, वैसे ही सब बच्चे जो सबको ईयरिंग कॉक्लियर इम्प्लांट वाले बच्चे होते हैं वो 5 सेम नहीं होते हैं। कोई बच्चा एक्टिव होता है, कोई एग्रेसिव होता है, कोई एकदम शांत होता है। सो इट डिपेंड्स कि क्या प्रॉब्लम। सो इट्स अगेन अ वेरी इंडिविजुअल क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, रश्मि ने पूछा है, रात को बच्चे टीथ बाइटिंग करते हैं तो क्या उनको थेरेपी की जरूरत है? मींस टीथ ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। यस, सो सी वो टीथ ग्राइंडिंग कभी 2-3 रीजन के वजह से कर सकते हैं कि कभी वो बहुत स्कैर्ड हो, दे आर वेरी स्कैर्ड, या कोई ड्रीम ऐसा आता है तो उसके वजह से टीथ ग्राइंडिंग कर सकते हैं। सेकेंड थिंग होता है कि उनको बहुत प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलस चाहिए कि चबाना है, उसको बाइट करना है, उसके वजह से टीथ ग्राइंडिंग कर सकते हैं। तो अगेन जैसे मैंने बताया कि वो फाइंड आउट करना जरूरी है कि क्यों बाइट कर रहा है। और कभी किसी ने ये मैसेज डाला है, व्हाट अबाउट द नेल बाइटिंग? So nail biting is like, you know, if they see the role model, if the papa is doing the nail biting or mommy is doing the nail biting, or they see the other children doing nail biting, they automatically learn. So there is as such no specific reason for the nail biting. एंड जो चीज स्टार्टिंग में जब बचपन में जब सीख रहे हैं तभी आप उसमें चेंजेस सुधार दो तो वो बेटर होता है। जब बड़े होते हैं तो वो हैबिट बन जाती है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि वो आप वो हैबिट को चेंज करो। ओके, विद्या ने अपना हाथ हैंड रेस किया है, तो विद्या प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए और अपने बच्चे का नाम भी बताइए।
एक्चुअली लॉकडाउन के वजह से आराध्य जो है उसका कॉकलियर इम्प्लांट हुआ है लेफ्ट ईयर का। तो मैम एक्चुअली लॉकडाउन के बाद मतलब अभी एक 3-4 महीने से वो मतलब मोबाइल में 11 से 1 उसका लेक्चर होता है। लेक्चर के बाद मतलब उसको भी मोबाइल इतना ये हुआ है कि चाहिए चाहिए। मोबाइल रखा तो फिर लैपटॉप पे जाता है, लैपटॉप रखा तो फिर इसमें जाता है, टीवी देखना चाहिए। और उसके साथ मतलब हम 1-2 घंटा स्पीच थेरेपी लेते हैं, लेकिन अभी खाना बनाना है या कुछ काम करना है तो वो वापस वो मोबाइल किधर छिपाया होगा तो वो वापस ढूंढ के वापस वो चालू कर देता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए मतलब ऐसे? अब जैसे मैंने आपको बताया, जो नजर के सामने होता है वो बच्चा यूज करेगा। सो अब वो जो उसको एक तो वो बच्चे को समझाना है कि भाई बस इससे ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता है, मोबाइल को ही छुपा दो, मोबाइल ही आप अपने पास में मत रखो, वो होगा नहीं। फिर आप उसको थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा आप उसको कोई एक्टिविटीज या कुछ करवाने में आप इंटरेस्ट थोड़ा ले लो। जैसे बच्चा अच्छा। इंटरेस्ट लेगा और उसको मजा आएगा करने में तो वो करेगा। और फिर आप अपने बच्चे में देखो कि उसको क्या अच्छा लगता है। कोई बच्चे को कलरिंग करना अच्छा लगता है, कोई बच्चे को कुछ खेलना अच्छा लगता है। तो आपको अपने, जैसे मैंने बोला कि आप जितना टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे बच्चे को क्या अच्छा लगता है, और अकॉर्डिंगली आप उसको उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और एक्टिविटी करो। अच्छा, अभी इनिशियली देयर वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कि कोई बच्चा एक दूसरे के वहां खेलने को नहीं जाता था। और इनकेस घर पे दूसरे बच्चे हैं या आजू बाजू में होता है, एक आध बच्चा होता है, तो आप उसके साथ थोड़ा उसको खेलने दो। क्योंकि अभी जो पीरियड है जहाँ वो बच्चे 2 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, 3, वो लोग ने देखा ही नहीं, वो लोग ने आउटसाइड वर्ल्ड ही नहीं देखा है। वो लोग 1 साल से घर पे ही है। तो बराबर। जो उसका इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट होना है वो नहीं हो रहा है। तो थोड़ा बहुत अब एक आध बच्चे को अपने घर पे बुला लो, खेलने को दो, थोड़ा उनको दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना जरूरी है। ओके मैम। तो मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को सेंसरी इंटीग्रेशन और ओटी मैंने दी थी 12 साल तक, काफी टाइम तक दिया। अभी वो 9th स्टैंडर्ड में है। पिछले 1 साल से उसका सब एक्सरसाइज और ये इवन लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो मुझे वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ लगता है, उसके हैंडराइटिंग में मुझे फर्क लगता है। अब इस एज में मैं उसकी ओटी फिर से स्टार्ट कर सकती हूँ या मैं उसे कोई फिजियोथेरेपी या जनरल जिम या कोई एक्सरसाइजिंग ऐसा कुछ कराऊं? जी, आप ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी थेरेपी चालू करना है तो उसका कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि भाई 9th स्टैंडर्ड में बच्चा आ गया कि 10th स्टैंडर्ड में बच्चा आ गया तो आप नहीं चालू कर सकते हैं। जी। मैं मेरे पास ही अभी फिलहाल बहुत से बच्चे जो है वो 7-8 महीने के बाद आए, 9 महीने के बाद है। 4-5 सेशन में ही पेरेंट्स में ने देखा है कि अपने बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। सो जिस तरह से आप बोल रहे हो तो वैसे लग रहा है कि आप 2-3 बार सेशन में जाएंगे और जो आप उनको जो थेरेपिस्ट आपको बता रहा है उसको आप घर पे कराओगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। सेकेंडली कि बच्चा 9th स्टैंडर्ड में तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अच्छी होगी और वो थोड़ा इंटरेस्टेड होगा, मोटिवेटेड होगा तो डेफिनेटली ही विल कम अराउंड। सो आई थिंक नाउ यू नो मेनी अ प्लेसेस द क्लिनिक सब चालू हो गई है और सब टेली कंसल्टेशन ही नहीं लेते हैं, पर्सनली भी बच्चे जाते हैं। तो आप जाओ तो बेटर रहेगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी लड़की 14 साल की है। उसका एक ही प्रॉब्लम है कि वो घर में जो किसी के साथ बोलती हो तो वो कॉन्फिडेंट और स्पीच उसका तभी क्लियर रहता है, और जब स्कूल में उसको ओरल लिया जाता है या तो वो टीचर से कुछ पूछती है या टीचर उसके साथ कुछ क्वेश्चन कहती है, तभी आंसर जो देती है ना, तभी उसकी स्पीच बराबर से नहीं होती है और टीचर बोलती है क्या बोल रही है मुझे समझ में नहीं आता है, तभी उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो वो मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको जैसे बताया, ओके, दो इम्पोर्टेंट चीज है कि वन थिंग है कि आप उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें।
ओके आप रात को ओके आप जब सो रहे हो, इनकेस वो आपके साथ सोती है तो आप उसको मतलब कॉन्फिडेंट बात करने की, उसमें क्या हुआ कि आप कॉन्फिडेंटली मतलब कुछ काम कर सकते हो। एक तो आप वो बता सकते हो उसको, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस करना है, उसको थोड़ा और इंडिपेंडेंट करो कि बाहर कोई चीज आपको लानी है करनी है तो उसके लिए उसको भेजो, उसको कोई रिस्पॉन्सिबल जॉब दे दो कि भाई ये तुम्हारा काम है कि हाँ सपोज घर पे भी कोई काम करना है कि ये तुम्हारा काम है कि वैसे करना है। आप 2-3 जन को उसको जितना लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे तो उसको ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों के साथ बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसकी जो स्कूल फ्रेंड्स है 1-2 को घर पे बुलाओ और उसके साथ वो जहाँ आप ऐसे गेम्स खेल सकते हो कि जहां उसको बोलने की बारी आए। सो जो उसके जो दूसरे फ्रेंड्स के साथ वो थोड़ा बोलने की बारी आए कि हम कोई गेम खेलें कि हाँ भाई तुम्हें 2 मिनट का बोलना है और फिर मैं देखती हूँ कि कौन बेस्ट बोला। आप ऐसे कर सकते हो तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लेवल दूसरे लोगों के साथ बढ़ेगा। उसका सिर्फ यही प्रॉब्लम जिस तरह से आप बता रहे हो वही दिख रहा है कि वो बाहर के लोगों के साथ इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। हाँ बराबर, थैंक यू मिस। तो इसके साथ ही हम ये वेबिनार को समाप्त करते हैं। इसके पहले अगेन मैं डॉक्टर रीपा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड इतनी सारी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स को देने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके एंड थैंक यू पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपनी जो ओपिनियंस है प्लीज़ अपने फीडबैक फॉर्म में आप शेयर कीजिए ताकि अगले टॉपिक्स हम रखने में आपकी जो रुचि है उसी तरह से हम वो टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।